दोनों ने मुलाकात के दौरान एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। गुरुवार को भी 4 कॉलेजों के शिलान्यास कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर प्रशंसा करते हुए उन्हें अपना अच्छा मित्र बताया। सीएम गहलोत ने भी पीएम मोदी के समक्ष डिमांड रखी तो पीएम मोदी ने सीएम गहलोत की तारीफ करते हुए कहा, हमारी राजनीतिक विचारधारा भले ही अलग है, लेकिन विकास के काम में राजनीति कभी आड़े नहीं आती। शिलान्यास कार्यक्रम में वीसी के जरिए अशोक गहलोत ने कोविड मैनेजमेंट को लेकर कहा कि कोरोना की दोनों लहरों में काफी अच्छा काम किया गया। ऑक्सीजन की कुछ दिक्कत हुई, लेकिन अब उसके भी इंतजाम है। वल्लभनगर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के टिकट का संकट एक जैसा नजर आया। कांग्रेस में 4 उम्मीदवार एक होकर प्रीति सक्सावत के खिलाफ टिकट की मांग कर रहे हैं। उसी तरह बीजेपी में भी 4 दावेदार एक हो गए और उदयलाल डांगे के खिलाफ टिकट की मांग कर रहे हैं। इन नेताओं ने प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास और धर्मेंद्र राठौड़ से मिलकर टिकट की मांग की है। बीजेपी से उदयलाल डांगी, ललित मेनारिया, महावीर और आकाश बागेश्वरा और धनराज अहीर दावेदार। बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 में से 4 असंतुष्ट विधायकों ने अब यू टर्न लिया। विधायकों के उग्र तेवर अब नरम पड़ चुके। 2 दिन से दिल्ली में डेरा जमाए विधायक सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए कानूनी राय लेने की बात कर रहे थे। एक दिन पहले 4 विधायक दिल्ली पहुंचे थे। विधायकों के तेवर तख्त और सख्त थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के डैमेज कंट्रोल के बाद अब 4 विधायकों के सुर बदले नजर आए। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुड़ा, संदीप यादव, लाखन सिंह और वाजिब अली ने एक दिन पहले नाराजगी जाहिर की थी। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर आउट मामले को लेकर आंदोलन कर रहे बेरोजगार युवाओं ने गुरुवार रात को शहीद स्मारक पर 24 घंटे की भूख हड़ताल का ऐलान किया था। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने लाठियां फटकार कर बेरोजगारों को मौके से खदेड़ दिया। इसमें कुछ युवा चोटिल भी हुए। मामले को लेकर भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को ललकारते हुए शहीद स्मारक पर पहुंचने की बात कही। रीट परीक्षा का पेपर आउट होने के विरोध में बेरोजगार ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिवस 1 अक्टूबर पर 24 घंटे की भूख हड़ताल का ऐलान किया था। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में खिलाड़ियों की जाति पूछने पर अब राजनीति होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी अब इसे मुद्दा बनाना चाहती है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जाति की राजनीति छोड़कर खिलाड़ियों की सुविधा और प्रशिक्षण पर कांग्रेस सरकार को ध्यान देना चाहिए। पूनिया को ये सवाल खड़ा करने से पहले ये भी देखना चाहिए कि भाजपा की वसुंधरा सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता बघेल भी 2018 में बास्केटबॉल टूर्नामेंट के फॉर्म में जाति पूछ चुकी है। 2018 में 23 से 19 जून तक अजमेर में बाबा भीमराव अंबेडकर बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फॉर्म में खिलाड़ियों से हो रहे ये पूछताछ थी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिवस पर जिला के कांग्रेसियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। विधायक से लेकर सभापति ने कार्यक्रम किए। मंत्री की जन्मदिवस पर अब नेताओं में श्रेय लेने की होड़ लग रही है। शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनरों से अटा हुआ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों से लेकर सभापति तक जन्मदिवस के मौके पर सामाजिक सेवा के काम करते नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मेवाराम जैन के अनुसार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिवस के मौके पर जिला भर में सामाजिक सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पशुधन को चारा खिलाया गया और कहीं पे रक्तदान, कहीं पे उन्होंने कहा कि हमारे नेता की लंबी उम्र की भी कामना करते हैं। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस की मौजूदा हालात को लेकर पार्टी हाईकमान पर निशान साधा। कहा कि पार्टी में अभी के हालात बिल्कुल ठीक नहीं। कहा गया कि इस हालात के लिए 3 लोग जिम्मेदार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। नटवर सिंह ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा, राहुल गांधी के पास कोई पद नहीं, लेकिन वे सभी मामलों में फैसले लेते हैं। नटवर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को हटाने का फैसला लिया, जिसका 52 साल का लंबा अनुभव था।
चीन के बिजली संकट ने भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग को चिंता में डाला। कहा, टेक्सटाइल क्षेत्र चीन से आए सामान मसलन और डाई से निर्भर था। चीन से जिले में हर माह औसतन 90 करोड़ रुपए की डाई आती है। इसके दाम 25% बढ़ गए। भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग में सबसे ज्यादा डाई, कलर केमिकल्स, मशीनरी पार्ट्स और नायलॉन या काम में लिया जा रहा है। इसके चलते 25% की बढ़ोतरी होती नजर आई। आने वाले दिनों में दरें और बढ़ सकती है। रीट की परीक्षा में नकल का प्रकरण गहरा बनता जा रहा है। सरकार ने भले ही रीट पर आउट होने के मामले में लिप्त एक आरएसएस और जिला शिक्षा अधिकारी सहित 20 अधिकारियों को सस्पेंड किया, लेकिन भाजपा ने इसे पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार रीट परीक्षा के आयोजन को सफल बता रही है, जबकि इस परीक्षा में घोर लापरवाही और मिलीभगत सामने आई। पूनिया ने कहा कि रीट 2021 परीक्षा में अनियमितताओं की जांच सीबीआई से करवाई जाए। रीट का पेपर परीक्षा होने से 2 घंटे पहले लेट हो चुका था। ऐसा पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ में पता चला। राजस्थान सरकार ने जयपुर में महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस बनाने के आदेश जारी किए। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और पुणे के महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस जैसे नामी गिरामी इंस्टीट्यूट की तर्ज पर म्यूजियम और इंस्टीट्यूट खुलेंगे। युवाओं की महात्मा गांधी शिक्षा और सिद्धांतों से रूबरू करवाने, गुड गवर्नेंस और सोशल वर्क में रोल निभाने के लिए उन्हें तैयार करने की सोच के साथ अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में बजट घोषणा को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने इंस्टीट्यूट की स्थापना के आदेश जारी किए। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम पिछले 3 दिनों में दूसरी बार और डीजल के दाम 7 दिनों में 5वीं बार बढ़ाए हैं। जुलाई से अगस्त के बीच कच्चे तेल की कीमतों में करीब $4 प्रति बैरल की कमी आई, लेकिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 65 प्रति लीटर घटाने से 50 दिन का वक्त लगा दिया। क्रूड महंगा होने लगा तो 3 दिन में ही पेट्रोल 45 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। क्रूड सस्ता होने के बाद 17 जुलाई से 5 सितंबर तक 4 बार पेट्रोल के दाम घटे, लेकिन फिर भी कई राज्यों में दाम 100% प्रति लीटर से कम नहीं हुए। राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन समतल करने का काम अभी चालू है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी की कवायद भी तेज हो गई। इसे लेकर यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नोएडा के पास प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण संबंधित निविदा का ठेका देने का काम दिसंबर के अंत तक पूरा कर ले। दरअसल यूपी के मुख्य सचिव व फिल्म सिटी निर्माण की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिए गए। राजधानी दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं पर आज यानी 1 अक्टूबर से अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। दरअसल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार को 2021-22 के लिए नए बिजली शुल्क बढ़ाने को लेकर आदेश दिए। इसके बाद दिल्ली में 2% तक बिजली महंगी हो जाएगी, जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से मिल रही रियायतें जारी रहेगी। डीआईआरसी के आदेश में कहा गया कि प्रति यूनिट बिजली की दर, फिक्स चार्ज आदि में कोई बदलाव नहीं किया गया। हर उपभोक्ता के बिजली बिल में मामूली बढ़ोतरी नजर आएगी। दिल्ली एनसीआर में आज यानी शुक्रवार को आसमान से काले घने बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई गई थी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत आसपास के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। बारिश की वजह से गर्मी और उमस में बहाल लोगों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत देश के मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने के निर्णय लिए। इस मुहिम में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और इको क्लब सहित सभी दिल्ली वासियों को शामिल किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली वासियों से तेज स्तर पर प्रदूषण कम करने की दिशा में पहल करने की अपील की।
उन्होंने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे अभियान को जारी रखने और कारपूल को प्रोत्साहित करने की भी अपील की है। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक में पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली वासियों से सुझाव मांगे। कहा कि सरकार दिन रात प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास कर रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने रोहिणी कोर्ट शूटआउट में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को गिरफ्तार किया है। शूटरों को पनाह देने वाले उमंग यादव के खुलासे के बाद टिल्लू को गिरफ्तार किया गया। उमंग ने खुलासा किया था कि टिल्लू के कहने पर ही गैंगस्टर जितेंद्र योगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या करवाई गई थी। अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारी के कहने के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से टिल्लू ताजपुरिया को दिल्ली के इलाके में एक गुप्त जगह पे रखा गया। उसने इसी जगह पे पूछताछ होगी। इस जगह पे भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि टिल्लू को गिरफ्तार कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लाया गया। दिल्ली में अस्पताल से लेकर डोर स्टेप राशन डिलीवरी तक लोगों के लिए राहत की खबर। दिल्ली सरकार ने अगले और 3 महीने तक आवासीय कमर्शियल औद्योगिक संपत्तियों के सर्कल रेट को 20% तक कम करने की मंजूरी दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह अभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन लेने का विकल्प चुना हो। एम्स से अब एक्सरे की जांच रिपोर्ट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन मरीज की जांच होगी उसी दिन रिपोर्ट भी मिल जाएगी। एम्स के रेडियो डायग्नोस्टिक विभाग ने दावा किया कि मरीज को जांच के तुरंत बाद एक्सरे की फिल्म दी जा रही है और 24 घंटे के अंदर एक्सरे की रिपोर्ट मरीज के UHID नंबर पे अपलोड कर दी जा रही है। आने वाली यूपी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में मरण रणनीतियां बनने लगी। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को हो रही विपक्षी दल सपा बसपा और कांग्रेस जनाधार वाले व्यक्ति को अपनी ओर खींचने की जुगत कर रहा है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने क्रिकेटरों को पार्टी में शामिल करने की कोशिश में है। पार्टी प्रमुख और अखिलेश यादव और क्रिकेटर के बीच में 2 बार बैठक हो चुकी है। अब उसमें शामिल होने की घोषणा होना बाकी है। क्रिकेटर सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के साथ पार्टी का स्टार प्रचारक भी हो सकता है। सपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार गाजियाबाद समेत पूरे वेस्टर्न यूपी में क्रिकेट की दीवानगी जबरदस्त। यहाँ युवा मतदाताओं की 5 सीटों पे हार जीत का निर्धारण करते हैं। रेवाड़ी में ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही ठगर अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को ठग रहे हैं। ताजा मामला एक महिला का ATM कार्ड बदलकर उसके खाते से 1.11 लाख रुपए साफ करने का है। साथ ही ठग ने महिला का कार्ड बदला और फिर खाते से नकदी निकाली। शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के बड़ौद में आजाद नगर में रहने वाली सीमा फिलहाल रेवाड़ी के चांदवास में सरपंच के घर पर किराए का कमरा लेकर रहती है। उपचुनाव की घोषणा के साथ सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू की। अभी तक की कार्रवाई में भाजपा ने अन्य दलों के पछाड़ते हुए इसके लिए रणनीति तैयार करने की शुरुआत की। चुनाव प्रभारी नियुक्त करते हुए 3 अक्टूबर को चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। चुनाव की घोषणा के साथ भाजपा और भाजपा नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनका गठबंधन मिलाकर चुनाव लड़ेंगे। रविवार को बीजेपी की मीटिंग के बाद पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़े ने बताया कि बीजेपी और जेजेपी संयुक्त रूप से ये चुनाव लड़ने जा रही है। दूसरी ओर अभी तक जो संभावनाएं बनती दिख रही थी उसके अनुसार चुनाव बीजेपी के चिन्ह पर भी लड़ा जाएगा। बल्लभगढ़ स्थित एम्स शाखा में इलाज करवाने आने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर। यहाँ फिर से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी व लीवर के टेस्ट कराए जा सकेंगे। पहले मरीजों को बाहर टेस्ट करवाने के लिए जाना पड़ेगा। अस्पताल सूत्रों की माने तो ये मशीन करीब 1 साल से खराब थी। मरीजों को उक्त सभी टेस्ट के लिए बाहर 2,500 से 3,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। अस्पताल के सीनियर टेक्निकल ऑफिसर लखपत तंवर ने बताया कि नई मशीन अस्पताल में आ चुकी है और टेस्ट करना भी शुरू कर दिया गया। उक्त मशीनों ने शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी व लीवर आदि की जांच की जा रही है। सेंट्रल दिल्ली की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की टीम ने कुख्यात ऑटो लिफ्टर गैंग का भांडा फोड़ दिया, जिसमें चोरी की लग्जरी बसों को चुराने वाले चोरों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 5 वाहन बरामद हुए। इसके पास से पुलिस ने ECM, कुंजी कोडिंग, टैब, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कार की नई ब्रांडेड डुप्लीकेट चाबी भी बरामद की।
आरोपी 2018 में जेल में रिहा होने के बाद कार खरीदारों के लिए लगभग 1000 कारें चुराई, उन्हें अच्छी कीमतों पे बेचा। आरोपी ने भारत के अलग अलग हिस्से यानी कि मेरठ, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में अपने सहयोगियों और चोरी के वाहनों को खरीदने वाले रिसीवर के लिए लगभग 1000 कारें चुराई और बेची थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार कट ऑफ पिछले साल की तुलना में अधिक रह सकती है। इस बार सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 70,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक हासिल किए। जानकारी कॉलेज के प्राचार्यों ने मंगलवार को दी। विश्वविद्यालय पहली कट ऑफ सूची 1 अक्टूबर को जारी करेगा। एक कॉलेज के प्राचार्य ने नाम देने के अनुरोध पर बताया कि डेटा के विश्लेषण कर रहे और कट ऑफ पिछले साल की तुलना में अधिक रहेगी। मिरंडा हाउस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर विजयलक्ष्मी नंदा ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्यों से बात की और उन्होंने बताया कि 95% इससे अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या इस साल अधिक है। दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों जमकर बरसते मानसून के बादल का पर्यावरणीय लिहाज से राष्ट्रीय राजधानी की आबोहवा पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली की प्रदूषित रहने वाली हवा रिकॉर्ड बारिश के कारण साफ हो गई। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली के अनुसार फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक हालात में। सितंबर में हुई रिकॉर्ड ब्रेक बारिश के कारण दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 4 साल में सबसे बेहतर दर्ज की गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूसा, आईजीआई एयरपोर्ट, आईआईटी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता संतोषकारक बनी हुई है। दिल्ली के साउथ दिल्ली स्थित मार्केट में एक तमिल घरेलू नौकरानी को जलाकर मारने का मामला सामने आया। मामला लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट के बीकानेर वाला के पास बताया जा रहा है। लड़की को जलाकर मारने का आरोप उसके मालिक पे लगाया गया। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों ने हंगामा भी किया। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से इस मामले की कोई पुष्टि नहीं की गई। जानकारी के मुताबिक युवती का नाम लक्ष्मी बताया गया, जो कि मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाली है। अफगानिस्तान पे तालिबान के कब्जे के बाद यहां के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साहिल ने निर्वासित सरकार का गठन कर दिया। साहिल ने कहा है कि वो इस निर्वासित सरकार के कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी न तो उनके साथ है और न वो अफगानिस्तान में मौजूद है। कुछ दिनों पहले पंजशीर में उनके भाई की तालिबानी ने हत्या कर दी। अफगानिस्तान में साहिल ने कहा, मैंने निर्वासित सरकार का गठन कर दिया। वहीं सरकार कानूनी तौर और दुनिया के लिए अफगानिस्तान की सर्वमान्य सरकार होगी। स्विट्जरलैंड स्थित अफगानिस्तान एम्बेसी ने भी साहिल का यह बयान जारी किया, जिसे पूरी दुनिया के ज्यादातर दूतावासों ने फैक्स के जरिए भेजा गया। बयान में साफ तौर पे कहा गया, तालिबान ने अफगानिस्तान में जो सरकार बनाई, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उसका कोई वजूद नहीं और ना ही वो अफगान लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति पे कायम। ड्रैगन ने इस रवैये का नेपाल में जमकर विरोध। प्रदर्शनकारियों ने चीन हमारी जमीन लौटा और गो बैक चाइना के नारे लगाए। दरअसल नेपाल का दावा है कि चीन ने होमले जिले में अवैध कब्जा जमा लिया। प्रदर्शनकारियों ने चीन पे नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल देने के आरोप लगाए। काठमांडू के महाइतिगर मंडला में हुए विरोध का नेतृत्व लोकतांत्रिक युवा मंच ने किया, जिसमें 200 लोग शामिल हुए। चीन ने नेपाल के हमलों में 12-15 इमारतों का निर्माण किया। स्थानीय लोग कब्जे को हटाने और मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। चीन स्थानीय लोगों को वहां जाने से रोक रहा है। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली नेपाल की पिछली सरकार ने चीन के कब्जे को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि काठमांडू और बीजिंग के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री शेर बहादुर थापा ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी का भी गठन किया है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे में उलझी कांग्रेस ने सिद्धू की नाराजगी दूर करने का रास्ता निकाला है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि न सिद्धू को झुकना पड़े और न ही सरकार को। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रधान बने रहेंगे और सरकार के बड़े फैसलों में उनका दखल रहेगा। गुरुवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में सिद्धू और सीएम चरणजीत चन्नी के बीच बैठक हुई, जिसमें सिद्धू को पद पर बने रहने के लिए सहमत करने की कोशिश की गई। सिद्धू के काम के तरीके से अभी तक संशय बरकरार कि वे इन मुद्दों पर सहमत हुए हैं या नहीं। कांग्रेस हाईकमान ने इस पूरे मामले में नवजोत सिद्धू को झटका जरूर दिया, लेकिन सिद्धू को बनाए रखना उनकी मजबूरी है।
पाकिस्तान में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में फौज के कैप्टन की मौत हुई। घटना खैबर पख्तूनख्वा राज्य में हुई है। मामला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने किया। महीने में टीटीपी ने 7वां हमला किया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को इस आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि उन्हें अपने मोबाइल फोन की रिंगटोन में पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगन रखना होगा। पाकिस्तानी सेना की तरफ से गुरुवार शाम जारी बयान में कहा गया कि मारे गए कैप्टन का नाम सिकंदर था। 27 साल के सिकंदर अपनी यूनिट को मिला खुफिया जानकारी के बाद मिलिट्री ऑपरेशन करने गए थे। इसी दौरान पाकिस्तान तालिबान के आतंकियों ने हमला कर दिया। कुछ खबरों में कहा गया कि सिकंदर फायरिंग के बीच फंस गए थे और आतंकियों की गोलियों को निशान बन गए। एनकाउंटर में एक आतंकी भी मारा गया। पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा की सीटों पर गुरुवार को वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा चर्चा में भवानीपुर सीट रही, क्योंकि यहां से सीएम ममता बनर्जी मैदान में थी। एक्सपर्ट का कहना है कि इस वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से दीदी की जीत पक्की दिख रही है। वोटिंग के दौरान बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल ने आरोप लगाया कि टीएमसी 500 रुपए में वोटर खरीद रही है। शिकायत भी की गई। एक पोलिंग बूथ के बाहर फर्जी वोटर भी पकड़ा गया। भवानीपुर चुनाव में ममता बनर्जी ने मोदी शाह को घेरा और नेशनल इश्यू पे बात की। पश्चिम बंगाल के सीनियर जर्नलिस्ट सुखदेंदु भट्टाचार्य कहते हैं कि टीएमसी बीजेपी के खिलाफ नेशनल प्लान लॉन्च कर चुकी है। हर संभव जगह मोदी शाह के खिलाफ एक मजबूत टीम तैयार करने की कोशिश में हाल ही में गोवा के पूर्व सीएम लुइस इनो फेलेरियो ममता की पार्टी में शामिल हुए हैं। चुनाव में तय सीमा से ज्यादा पैसे खर्च करने पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 1 साल की सजा हुई। उन पर तय सीमा से 2 गुना खर्च करने का अपराध साबित हुआ। अदालत ने उन्हें घर पर रहकर सजा पूरी करने की छुट्टी दी, लेकिन उन्हें निगरानी के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहना होगा। इस चुनाव में अधिकतम 200 करोड़ खर्च करने की लिमिट थी। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी सरकोजी चुनाव नहीं जीत पाए। सरकोजी के अलावा इस मामले में 12 लोग और दोषी ठहराए गए। सजा मिलने के बाद सरकोजी का जवाब भी सामने आया। कहा, आरोप से इनकार। सरकोजी फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। सरकोजी 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति थे। जून में अदालत को बताया कि वह कैंपेन मैनेजमेंट में शामिल नहीं थे। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस की मौजूदा हालात को लेकर पार्टी हाईकमान पे निशान साधा। कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब 3 लोग जिम्मेदार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा है। राहुल के पास कोई पद भी नहीं है, फिर भी वो सभी मामलों के फैसले लेते हैं। कांग्रेस में अब न तो वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, न ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई जाती है। नटवर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने पर भी सवाल किए। कहा कि राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को हटाने का फैसला लिया, जिनका 52 साल का लंबा अनुभव रहा। कांग्रेस ने कैप्टन की जगह नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेदारी दी, जो कभी भी कुछ भी फैसला ले सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत में आपत्तिजनक वीडियो की वजह से बवाल मच गया। वीडियो नवाज शरीफ की पार्टी के नेता मोहम्मद जुबैर उमर का। जुबैर के भाई असल इमरान खान सरकार में मंत्री। जुबैर खुद सिर्फ पीएमएल के बड़े नेता बल्कि सिंध प्रांत के गवर्नर भी रह चुके हैं। चौंकाने वाली बात है कि वीडियो बनवाने और लीक कराने का आरोप नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पे लग रहा है। दरअसल जुबैर नवाज के भाई शहनाज तारीफ में जुटे माने जाते हैं और मरियम का शहनाज और जुबैर से 36 का आंकड़ा चल रहा है। इमरान खान की पार्टी ने तकरीबन 60% नेता और सरकार के मंत्री ऐसे जो किसी वक्त पीपीआई या पीएमएल में रह चुके हैं। बांग्लादेश में रोहिंग्या नेता मुहिबुल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 50 साल के मुहिबुल्लाह को दक्षिणी बांग्लादेश के एक शरणार्थी शिविर में गोली मार दी गई। पुलिस बटालियन ने कमांडर नेमुल हक ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने कोक्स बाजार जिले के कुटुम्पलोंग शरणार्थी शिविर में मुहिबुल्लाह को गोली मारी थी। किसी भी संगठन ने अभी तक मुहिबुल्लाह की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। मुहिबुल्लाह 2019 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ धार्मिक स्वतंत्रता पर मीटिंग के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे। मीटिंग में म्यांमार में रोहिंग्याओं को उत्पीड़न की बात रखी थी। उसी साल उन्होंने म्यांमार सेना की कार्रवाई की दूसरी सालगिरह पर 2 लाख शरणार्थियों की विशाल रैली का भी नेतृत्व किया था। मानव अधिकारों की वकालत करने वाली संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने मुहिबुल्लाह को रोहिंग्या कम्युनिटी की आवाज बताया।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी आर्मी के जॉइंट चीफ और स्टाफ जनरल मार्क मिले के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का असर पाकिस्तान और उसके न्यूक्लियर वेपन्स पे पड़ सकता है। जनरल मार्क्स ने यह बयान सीनेट की आर्म सर्विस कमेटी के सामने रखा। मार्क के साथ डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉर्ड ऑस्टिन भी कमेटी के सामने अफगानिस्तान के मसले पे बयान दर्ज कर रहे हैं। सीनेट में उनकी पेशी पूरी हो चुकी, अब वे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सामने पेश होंगे। पाकिस्तान और उसके एमटी हथियारों पे खतरा बढ़ गया, इसके बारे में प्रेसिडेंट बाइडेन को भी बता दिया गया। तालिबान पर 20 साल तक अमेरिकी फौजों के दबाव बनाए रखना जरूरी। पाकिस्तान के उस रोल की भी समीक्षा कर रहे हैं जिसके तहत उसने 20 साल तक अपने यहाँ आतंकी पनाहगाहें बनाए रहने दी। इस सुनवाई में जनरल मार्क के साथ यूएस सेंट्रल कमांडर के चीफ जनरल फ्रैंक मैकेंजी भी मौजूद थे। फौज से रिटायर्ड कैप्टन अरमिंदर सिंह का सेना के प्रति प्रेम हर वक्त नजर आता है। पंजाब में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। 3 दिन पहले ही वह दिल्ली पहुंचे, वहां के पंजाब सीएम के आधिकारिक आवास कपूरथला हाउस भी पहुंचे। यहां उन्होंने सिक्योरिटी में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों से मुलाकात की। अरमिंदर सिंह ने उनकी सुरक्षा से निभाई भूमिका के लिए उन्हें शुक्रिया कहा। साथ में वह उन्हें अगले सीएम चरणजीत चन्नी की पूरी सुरक्षा करने के लिए कह के गए। अमरिंदर सिंह ने कैप्टन के तौर पर 1963 में सेना ज्वाइन की थी। 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग के बाद उन्होंने सेना छोड़ी थी। कैप्टन ने पूर्व सीएम राजीव गांधी के साथ सनावर स्कूल में पढ़ाई की थी। 1980 में राजीव के कहने पर ही कैप्टन ने चुनाव लड़ा था। हालांकि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के वक्त अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। सियासी नजरिए से अमरिंदर सिंह का दिल्ली दौरा काफी अहम रहा। कोरोना काल में धरती के सबसे बड़े आयोजकों के लिए दुबई तैयार। 6 महीने तक चलने वाले दुबई एक्सपोज की शुरुआत गुरुवार शाम दुनिया के सबसे महान सितारों की प्रस्तुति के साथ शुरू होगी। भव्य समारोह का यूएई में 430 जगहों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। हालांकि शुभारंभ समारोह के कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया है। दुबई की कई प्रमुख साइट्स पे भव्य आतिशबाजी का नजारा दिखेगा। एक्सपो के दौरान 192 देशों के बीच होने वाले करार वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव भी रखेंगे। एक्सपो को शक्ल देने में भारतीयों के योगदान की बात करें तो पहला नाम AR रहमान का आता है। रहमान फिरदौस महिला ऑर्केस्ट्रा के लिए एक्सपो को संगीत दे रहे हैं। एक्सपो में 6 माह के दौरान अभिनेत्री सोनम कपूर, श्रद्धा कपूर भी परफॉर्म करेगी। भारतीय पैवेलियन का उद्घाटन शुक्रवार को होगा। वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल बताते हैं कि दुनिया को संदेश होगा कि भारत में निवेश के अपार अवसर। अगले 25 वर्ष में भारत ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन रहेगा। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर न सिर्फ सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है बल्कि हथियारों का जरीखा भी जुटा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदन बागची ने गुरुवार को यह जानकारी दी। भारत भी चीन की हरकतों पर पैनी नजर बनाए हुए देश की सुरक्षा के लिए तैयारी पूरी की गई है। बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चुनियांग ने भारतीय सेना पर आरोप लगाया कि वो गैरकानूनी तरीके से चीन की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन के दावे और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। गुरुवार शाम एक समिट के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन और अमेरिका से संबंधों को लेकर भारत का पक्ष रखा। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच कारोबारी के हफ्ते के आखिरी दिन बाजार गिरावट के साथ खुले हैं। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में 25 शेयर्स कमजोरी के साथ और 5 शेयर्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 5 शेयर्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं जिसमें मारुति बजाज फिनसर्व के शेयर 2 की गिरावट के साथ, बजाज फाइनेंस टाइटन के शेयर 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर्स में 1% की तेजी है। BSE पर 2752 शेयर्स में कारोबार हो रहा है। इसी के साथ BSE पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटल 258 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी पारस डिफेंस के शेयर की लिस्टिंग एक्सचेंज पर हो गई।
तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है, इस हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपए का इजाफा किया। 1 अक्टूबर से आज से दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 1693 रुपए से बढ़कर 1736 रुपए हो गई। कोलकाता में इसका दाम 1805 रुपए हो गया। मुंबई में 1650 रुपए और चेन्नई में 1867 रुपए हो गया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 884.5 रुपए में मिल रहा है। कोलकाता में यही 911 रुपए महंगा। पंजाब कांग्रेस की कलह सुलझाने के लिए सीएम चरणजीत चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मीटिंग 2 घंटे चली। हालांकि इसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब बड़े फैसले लेने के लिए तालमेल कमेटी बनेगी। यह कमेटी कांग्रेस हाईकमान बनाएगा। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू, सीएम चरणजीत और आजर हरीश चौधरी मेंबर हो सकते हैं। कमेटी की सप्ताह में एक मीटिंग होगी जिसमें सरकार के बड़े फैसलों को लेकर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सबसे बड़ा पंच डीजीपी इकबाल प्रीत संयुक्तों को हटाने को लेकर रहा। चीट को लेकर तर्क दिया गया कि सहलोता की जांच पूरी होने से पहले ही केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर न सिर्फ सैनिकों की तादाद बढ़ रहा है बल्कि यहां हथियारों का इजाफा जुट रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदर बागची ने गुरुवार को जानकारी दी। साफ किया कि भारत भी चीन की हरकतों पर पैनी नजर बनाए हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बागची ने कहा कि चीन उकसाने वाली हरकतें करके एलएसी में बदलाव की कोशिश कर रहा है। बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयांग ने भारतीय सेना पर आरोप लगाया कि वो गैर कानूनी तरीके से चीन की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन के दावे और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि चीन सरहद पर एक तरह से तैनाती बढ़ा रहा है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस की मौजूदा हालातों को लेकर पार्टी हाईकमान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी में अभी भी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में हालात ठीक नहीं है जिसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जिम्मेदार। इसके लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं। नटवर सिंह ने राहुल गांधी पे चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल के पास कोई पद नहीं लेकिन वह सभी मामलों में फैसले लेते हैं। कांग्रेस में अब न तो कभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है और न ही राष्ट्रीय कार्यकारिणियों को बुलाई जाती है। नटवर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को हटाने का फैसला लिया। कांग्रेस ने कैप्टन की जगह नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेदारी दी जो कभी भी कुछ भी फैसला ले सकते हैं। 48 घंटे बाद दिल्ली से चंडीगढ़ लौटे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चरणजीत चन्नी को नसीहत दी। कैप्टन ने कहा, मैंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी पार्टी अध्यक्ष की सरकार में दखलंदाजी नहीं होने दी। 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान कभी पार्टी अध्यक्ष से सरकार चलाने में दखल नहीं दी। सरकार में अफसरों को नियुक्ति का काम मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का है, ना कि नवजोत सिंह सिद्धू का। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैप्टन ने साफ किया कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे और न ही कांग्रेस में रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वह गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अभिजीत डोभाल से मिले। पिछले 4 साल में बॉर्डर पर हुई एक्टिविटी और सुरक्षा के लिहाज से इन गतिविधियों से उन्हें अवगत करवाया गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की कच्ची घाटी के घोड़ा चौकी में भारी बारिश के चलते 8 मंजिला भवन गिर गया। इमारत के साथ अन्य 2 मंजिला मकान भी ढह गया। अन्य मकान की दीवारें भी गिर गई। गनीमत यह रही कि प्रशासन ने इमारत को दोपहर के समय में खाली करवाया। इस इमारत में 8 परिवार रहते थे। शिमला में लगातार हो रही बारिश से कई भवन प्रशासन के डेंजर जोन में रखे गए। इमारत ढहने के कगार पर पहुंच गई। ऐसे में प्रशासन ने दोपहर ही उसे खाली करवा दिया था। जमींदोज हुए इस भवन के आसपास भूस्खलन होने की कई इमारतों को खतरा पैदा हो गया, लेकिन अभी तक किसी तरह की जान हानि की सूचना नहीं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।